मैं क्लास का सबसे गरीब लड़का था और वो अमीर खानदान की बेटी। एक खेल में वो हार गई और शर्त के मुताबिक उसने मुझे 90,000 रुपये भेज दिए। सबको लगा वो मुकर जाएगी पर उसने हार स्वीकार है लिखकर पैसे भेज दिए। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई और मैं कैंटीन में महंगा खाना खाने लगा। हॉस्टल की दुकान पर मैं काम करने वाले से ग्राहक बन गया और पढ़ाई की महंगी किताबें खरीदने लगा। उसने कभी खर्चों का हिसाब नहीं मांगा और न मैंने सफाई दी। 4 साल बाद ग्रेजुएशन पर मेरे खाते में सिर्फ 80 पैसे बचे थे। उसके पैसे मेरी डिग्री और नौकरी मिलने तक बिल्कुल सही चले। 4 साल बाद मैंने पुल के नीचे एक गंदा और फटे कपड़ों वाला चेहरा देखा, पर मैं उन आंखों को पहचान गया। वो सु युआन युआन थी। सुना था उसका परिवार बर्बाद हो गया और सारा कर्ज उसे ही चुकाना पड़ा। मैं उसके पास झुका और हाथ बढ़ाकर पूछा, क्या मेरे साथ चलोगी? वो दंग रह गई और रोने लगी। जब फोन बजा, मैं कैंटीन में सादे चावल खा रहा था। स्क्रीन पर जियांग झे का नाम था। मैंने कॉल उठाया। उंगलियों पर चावल चिपके थे। जियांग झे ने शोर के बीच पूछा, ली जुआन कहाँ हो? मैंने कहा, कैंटीन। उसने चिल्लाकर कहा, जल्दी गोल्डन पैलेस केटीवी आओ, कमरा 302, युआन युआन का जन्मदिन है। मैंने झिझकते हुए कहा, अमीर युआन युआन के जन्मदिन से मेरा क्या लेना देना? मैं नहीं आऊंगा। खाना निगलते हुए मैंने बहाना बनाया, पर उसने कहा, बकवास मत करो, उसने खुद तुम्हें बुलाया है। फोन कट गया और मेरी भूख मर गई। जाने का मतलब था आधे महीने का बजट एक रात में खर्च करना। युआन युआन ने खुद बुलाया था, इसलिए जाना पड़ा। क्लास में जियांग झे के अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं था। उसे नाराज करना ठीक नहीं था। मैं पुरानी जैकेट पहनकर पैदल ही केटीवी की ओर चल दिया। दरवाजे पर वेटर ने मुझे अजीब नजरों से देखा, पर मैं उसे नजरअंदाज कर सीधे तीसरी मंजिल पर चला गया। कमरा 302 का दरवाजा खुला था और तेज संगीत बज रहा था। अंदर 20 से ज्यादा लोग थे और मेज शराब और स्नैक्स से भरी थी। सु युआन युआन बीच में राजकुमारी की तरह बैठी थी। जियांग झे ने मुझे इशारा करके बुलाया और मैं चुपचाप कोने में बैठ गया। सब युआन युआन के साथ मस्ती कर रहे थे और मुझे वहाँ अजीब लग रहा था। फिर किसी ने सच या साहस खेलने का सुझाव दिया। बोतल घूमने लगी और मैं प्रार्थना करने लगा कि वो मेरी तरफ न रुके। कई बार बचने के बाद आखिर में बोतल का मुंह सु युआन युआन की तरफ रुक गया। सब चिल्लाए, युआन युआन, सच या साहस? उसने मुस्कुराते हुए साहस चुना। दिखावा करने वाले ली झे ने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या तुम ली जुआन को अभी 90,000 रुपए भेजने की हिम्मत रखती हो? कमरे में सन्नाटा छा गया और सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। युआन युआन ने जिज्ञासा से पूछा, कैसी शर्त? ली झे हंसा, क्या तुम इसे अभी 90,000 रुपये दोगी? सब ठहाके लगाने लगे कि ये मजाक बहुत बड़ा है। ली झे ने उकसाया, डर गई क्या? नहीं तो 3 पेग पियो। वह हम दोनों का मजाक उड़ाना चाहता था। मेरे लिए 90,000 बहुत बड़ी रकम थी, जबकि मेरी माँ घर के लिए 20,000 को तरस रही थी। मैं वहाँ जोकर जैसा महसूस कर रहा था। युआन युआन खामोश थी और मुझे शांति से देख रही थी। उसकी नजरों में न मजाक था न दया। वह चुनौती को तौल रही थी। जियांग झे ने फुसफुसाया कि इसे गंभीरता से मत लो, पर जब सम्मान दांव पर हो तो नजरअंदाज करना मुश्किल था। तभी युआन युआन मुस्कुराई और ठीक है कहकर फोन निकाला। सबको लगा वो अब भी मजाक कर रही है। उसने मेरा नंबर मांगा तो कमरे में सन्नाटा छा गया। ली झे और जियांग झे दंग रह गए। मेरा खून सिर की तरफ दौड़ने लगा। उसने दोबारा नंबर पूछा तो मेरा गला सूख गया और मैं कुछ बोल नहीं पाया। उसने धैर्य से फिर पूछा तो मैंने मशीन की तरह नंबर बता दिया। वो फोन पर उंगलियां चलाने लगी। लोग फुसफुसाने लगे कि क्या वो सच में इतने पैसे भेजेगी। मैं उसे देखता रहा। वो बहुत गंभीरता से काम कर रही थी। कुछ सेकंड बाद उसने ली झे से कहा, हो गया। ली झे ने रोकना चाहा, पर उसने कहा, हार स्वीकार है। उसने शराब पी और मेरी तरफ दोबारा नहीं देखा। तभी मेरी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ और मैंने कांपते हाथों से उसे निकाला। बैंक का मैसेज था कि खाते में 90,000 जमा हुए हैं। अब मेरा बैलेंस 90,088 रुपए था। उन जीरो को देखकर मेरी आंखें चुभने लगी। 88 रुपए मेरा महीने भर का खर्चा था, जिसमें अब बड़ी रकम जुड़ चुकी थी। पसीने से तर हाथों से फोन जेब में रखा और बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। जियांग झे ने आवाज दी, पर मैंने पीछे नहीं देखा। बाहर की ठंडी हवा ने मुझे झकझोर दिया। मेरा दिमाग सुन्न था। सड़कों पर भटकते हुए मैं एक दुकान में गया और पहली बार सबसे महंगे नूडल्स और अंडा खरीदा। 15 रुपए का बिल चुकाकर मैं हॉस्टल लौटा। कमरा खाली था। जियांग झे और बाकी लोग अभी नहीं आए थे। नूडल्स की भाप से मुझे होश आया। मैंने फोन में फिर से वो मैसेज देखा, इन पैसों से माँ की चिंता दूर होगी, मुझे मुफ्त सूप नहीं पीना पड़ेगा और मैं किताबें खरीदकर सम्मान से जी सकूंगा। खाना खत्म कर मैंने डायरी निकाली। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर इरादा साफ था। मैंने पहले पन्ने पर लिखा, 4 साल का प्लान। मैंने हिसाब लगाया। 48 महीनों का खर्च 38,400 रुपये, 3 साल की फीस 15,000, किताबें 5,000 और घर के लिए 20,000 रुपये। कुल 78,400 रुपये हुए और बाकी इमरजेंसी फंड। ये पैसा सु युआन युआन की हारी शर्त थी और मेरी जिंदगी भी। मुझे इसे सही से इस्तेमाल कर ग्रेजुएशन के बाद उसे ब्याज समेत लौटाना था। सुबह तक योजना तैयार थी। क्लास जाते समय मैंने युआन युआन को सहेलियों के साथ देखा। उसने नई ड्रेस पहनी थी। मुझे देखकर वो एक पल रुकी, फिर अनदेखा कर बातें करने लगी। मैं भी सिर झुकाकर निकल गया।
हमारे बीच अब सिर्फ पैसों का रिश्ता था। मैंने मुफ्त सूप छोड़ दिया और कैंटीन में महंगा सीफूड खाने लगा। पहली बार ऑर्डर देते समय आंटी भी मुझे हैरान होकर देखने लगी। मैं स्वाद लेकर खा रहा था कि जियांग झे आ गया। उसने हैरानी से पूछा, क्या लॉटरी लगी है? मैंने मना किया तो वो कल रात की बात छेड़ने लगा। मैंने उसे टोकते हुए बस खाना खाने को कहा। जियांग झे चुप हो गया पर मुझे अजीब नजरों से देखता रहा। अब मैं रोज दुकान से लेमन सोडा खरीदने लगा। वहां की जूनियर मुझे पहचानने लगी थी। मैं वो ड्रिंक लेकर धीरे धीरे हॉस्टल जाता था। लाइब्रेरी की जो किताबें मैं सिर्फ देखता था, अब मैंने वे सारी खरीद ली। भारी बंडल लेकर जब मैं दुकान से बाहर निकला तो धूप में मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। अब मुझे नोट्स के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना था। माँ का फोन आया तो वो पैसों के लिए रो रही थीं। मैंने उन्हें उधार लेने से मना किया और कहा कि मेरे पास पैसे हैं। माँ हैरान थी कि पैसे कहाँ से आए। मैंने झूठ बोला कि नेशनल स्कॉलरशिप मिली है। उन्होंने मेरे खर्चे की चिंता की पर मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मेरे पास काफी है। मैंने तुरंत बैंक जाकर 20,000 रुपए घर भेज दिए। बैंक से निकलते ही मन हल्का हो गया। मैंने काम छोड़ दिया और अपना सारा समय सिर्फ पढ़ाई और मोटी किताबों को समझने में लगा दिया। मैं और युआन एक ही क्लास में थे पर कभी बात नहीं होती थी। एक बार प्रोजेक्ट के लिए टीचर ने हमें साथ चुन लिया। पूरी क्लास हमें अजीब नजरों से देखने लगी। सबको पता था कि उसने मुझे पैसे दिए हैं, इसलिए तरह तरह की अफवाहें थीं। पर उसने बिना ध्यान दिए औपचारिक रूप से काम बांटा। मैंने हामी भरी और वो तुरंत दूसरों की तरफ मुड़ गई। हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। मैंने पीपीटी बनाई और उसे भेजी। अगले दिन हमने अपना अपना हिस्सा बोला। तालमेल कम था पर काम अच्छा हुआ और हमें अच्छे नंबर मिले। स्टेज से उतरते समय उसने मुड़कर कहा, अच्छा काम किया। ये उसकी पहली सीधी बात थी। मैंने शुक्रिया कहा और वो सिर हिलाकर चली गई। उसका व्यवहार अब भी वैसा ही गर्व से भरा था। मेरे लिए वे पैसे कर्ज थे और उसके लिए खेल। मैंने डायरी में उसके नाम के आगे प्रोजेक्ट लिखकर काट दिया ताकि याद रहे कि हमारे बीच सिर्फ पैसा है। दूसरे साल मुझे 8,000 की स्कॉलरशिप मिली जिसे मैंने कर्ज चुकाने के लिए अलग रख दिया। मैं अब भी महीने के 800 रुपए में ही गुजारा करता था और हर पैसे का हिसाब रखता था। पेन से लेकर खाने तक का हिसाब देखकर जियांग झे मुझे रोबोट कहता था। उसे समझ नहीं आता था कि पैसे होने के बावजूद मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ और मैं उसे समझा नहीं सकता था। वे पैसे मेरे गले की रस्सी थे जिसका सिरा युआन के पास था। मुझे खुद को आजाद करना था। स्पोर्ट्स डे पर जियांग झे ने मेरा नाम दौड़ के लिए दे दिया। उसने कहा मेरी स्टैमिना अच्छी है। मैंने मना नहीं किया क्योंकि दौड़ना मुफ्त था। गर्मी बहुत थी पर मैं अपनी लय में दौड़ता रहा। मुझे जीतना नहीं, बस रेस पूरी करनी थी। आखिरी चक्कर में मैं बेहाल था। मंच पर युआन अधिकारियों के साथ बैठी मुस्कुरा रही थी। धूप में वो चमक रही थी और अपनी बातों में मग्न थी। उसने मेरी तरफ नहीं देखा। उसके लिए ये खेल मामूली था। मैं चौथे नंबर पर आया और गिर पड़ा। जियांग झे ने पानी दिया और मेरी तारीफ की। मैं हाँफ रहा था और सोच रहा था कि हमारे बीच की दूरी इस ट्रैक जैसी है। मैं नीचे पसीने में लथपथ संघर्ष कर रहा था और वो ऊपर सुकून से बैठी थी। रात को मैंने डायरी में पुनर्भुगतान योजना लिखी। अब मेरे पास 8,000 की आधारशिला थी। मेरा जीवन पढ़ाई और लाइब्रेरी के बीच एक मशीन की तरह चलने लगा। सब मुझे पढ़ाकू समझते थे पर मैं जानता था कि मुझे उस कर्ज के बोझ से बचना है। तीसरे साल मैंने प्रोफेसर के साथ काम और ऑनलाइन प्रोग्रामिंग शुरू की ताकि और पैसे जोड़ सकूं। थकान के बावजूद खाते में बढ़ते पैसे सुकून देते थे। युआन की जिंदगी वैसी ही थी। महंगे कपड़े और शानदार कारें। वो अब भी भीड़ का केंद्र थी। रास्ते में मिलने पर वो मुझे अजनबी की तरह देखती थी। मैंने इसे स्वीकार कर लिया था। वो 90,000 एक सौदा था जिससे मैंने अपनी किस्मत बदलने की कोशिश की थी। उसने खेल जीता और मैंने मौका। अब मैं चौथे साल में था और सब भविष्य की तैयारी में जुटे थे। मेरी योजना पूरी होने वाली थी और मैंने उन पैसों का पूरा लाभ उठाया था। हॉस्टल में इंटरव्यू का शोर था। मैं भी प्रोजेक्ट और बड़ी कंपनियों की तैयारी में व्यस्त था। डायरी में हर खर्च का हिसाब साफ था।
मैंने उन पैसों से अपनी काबिलियत बनाई थी। सुना है युआन युआन विदेश जा रही है। जियांग जे उसकी किस्मत से जलता था, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये उसके लिए तय रास्ता ही था। एक दोपहर में लाइब्रेरी से लौट रहा था। झील के किनारे युआन युआन अकेली बैठी थी। सफेद ड्रेस में वो डूबते सूरज की रोशनी में सुनहरी चमक रही थी। वो हमेशा की तरह घमंडी नहीं, बल्कि उदास और कमजोर लग रही थी। मैं पास के पेड़ की छांव में रुक गया। पता नहीं वो यहाँ अकेली क्यों थी। शायद कॉलेज या दोस्तों की कोई समस्या हो। मेरे मन में कई ख्याल आए, पर कुछ तय नहीं था। वो शांत बैठी थी और हवा उसके बाल उड़ा रही थी। फिर उसने बैग से एक छोटा म्यूजिक बॉक्स निकाला। उसकी चाबी घुमाते ही कैसल इन द स्काई की धुन बजने लगी। वो सिर झुकाए उसे थामे रही। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, पर उसकी उदासी महसूस कर सकता था। ये युआन युआन का नया रूप था। मेरी याद में वो हमेशा बेपरवाह और ताकतवर थी, जो पल भर में 90,000 खर्च कर दे। वो एक बेजान मूर्ति जैसी थी, पर अब उस मूर्ति में दरार दिख रही थी। मुझे याद आया जब उसने पैसे देकर हार मानी थी, तब उसकी आंखों में कुछ अनकहा सा था। वो क्या था पता नहीं। मैं अंधेरा होने तक पेड़ के नीचे खड़ा रहा। लाइटें जलते ही उसने म्यूजिक बॉक्स रखा और वहां से चली गई। उसे मेरी मौजूदगी का पता नहीं चला। कमरे पर लौटकर मैंने हिसाब की किताब नहीं छुई। मैं बस डेस्क पर बैठा झील किनारे वाली उसकी छवि और उस धुन के बारे में सोचता रहा। मुझे पहली बार लगा कि वो वैसी नहीं है जैसा दिखती है। उस अमीर दुनिया में शायद वो भी अकेली और परेशान हो। वे पैसे उसके लिए कुछ न हो, पर वो शर्त उसके लिए क्या थी? मैंने पहली बार ये सोचा, पर जवाब नहीं मिला। हमारे बीच बड़ा फासला था। मुझे बस सौदा पूरा कर उसकी दुनिया से निकलना था। मैंने अपना बायोडाटा सुधारा। मुझे बेहतरीन जॉब ऑफर चाहिए था। ग्रेजुएशन करीब आया और मुझे एक टॉप कंपनी में उम्मीद से ज्यादा वेतन वाली नौकरी मिल गई। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर जब मैं बाहर निकला तो चैन की सांस ली। 4 साल की मेहनत सफल हुई। मैंने तुरंत माँ को फोन किया। वो रोते हुए बस यही कहती रही कि बेटे ने नाम रोशन कर दिया। मेरी आंखें भी भर आईं। रात को मैंने अपनी डायरी में 4 साल का हिसाब देखा। कुल आय 90,000, फीस 15,000, खर्च 36,800, किताबें 4,800, घर भेजे 20,000 और अन्य 1,300। कुल खर्च 77,900 युआन। बाकी छोटे खर्चों के बाद 90,000 में से कुछ नहीं बचा। बैंक बैलेंस में सिर्फ 82 पैसे थे। सब कुछ योजना के अनुसार पूरा हुआ। मैंने वो डायरी बंद कर दी जिसने मेरे 4 साल के संघर्ष और अपमान को सहा था। उसका काम पूरा हुआ। मेरे पास अब 30,000 जमा है। लक्ष्य दूर है, पर अच्छी नौकरी से अब ये बस समय की बात है। दीक्षांत समारोह के दिन सब गाउन पहने फोटो खिंचवा रहे थे। हर तरफ हंसी और विदाई का माहौल था। मैं भीड़ से दूर चुपचाप खड़ा था। मेरा इकलौता दोस्त जियांग जे भी जा रहा था। युआन युआन कहीं नहीं दिखी। शायद वो आई ही नहीं। उसके लिए इस समारोह का कोई मतलब नहीं था। मैं समझ नहीं पाया कि मैं दुखी था या खुश। मैं उसे शुक्रिया कहना और पैसे लौटाने की बात बताना चाहता था, पर वो नहीं मिली। जब मैं जाने लगा तभी एक व्यक्ति पीछे से आवाज आई, ली जुआन। मैं मुड़ा। वो युआन युआन थी। ग्रेजुएशन गाउन और हल्के मेकअप में वो सुंदर लग रही थी। वो चुपचाप मुझे देख रही थी। बधाई हो, उसने कहा। तुम्हें भी। मैंने रूखेपन से जवाब दिया। ऑफर मिला? उसने पूछा। हाँ मिल गया। अच्छा है। उसने सिर हिलाया। हमारे बीच सन्नाटा छा गया। आसपास भीड़ और शोर था, पर हम खामोश फिल्म के सीन जैसे खड़े थे। मैं उसे अपना बैंक बैलेंस और कर्ज चुकाने का प्लान बताना चाहता था, पर शब्द गले में ही रुक गए। वॉल स्ट्रीट जाने वाली उस लड़की के सामने मेरी मामूली तनख्वाह और मेरा प्लान का मजाक नहीं लगता। मैं उसके सामने अपनी लाचारी नहीं दिखाना चाहता था। मैं कुछ कहता उससे पहले वो बोली, मैं अमेरिका जा रही हूँ। शुभ यात्रा, मैंने कहा। उसने गहराई से मुझे देखा। ली जुआन। अचानक उसने पुकारा, तुम्हें पैसे लौटाने की जरूरत नहीं। मैं दम रह गया। वो बोली, वो मेरी हार थी, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं। उसने जोड़ा, तुमने अपनी मेहनत से सब पा लिया है ना? फिर वो मुड़ी और चली गई। मैं उसे भीड़ में ओझल होते देखता रहा। वो गेट पर खड़ी काली कार में बैठकर गायब हो गई। मैं देर तक वहीं खड़ा रहा, हाथ में अपनी डिग्री और सर्टिफिकेट पकड़े हुए, जो मुझे बहुत भारी लग रहे थे। उसने कहा, कर्ज मत चुकाओ। मैं जीत गया हूँ, पर मैं खालीपन महसूस कर रहा था। सौदा खत्म हो गया। कर्ज चुकाने का मौका भी नहीं रहा। हमारे बीच का बंधन उसने एक झटके में काट दिया। मुझे लगा जैसे मैंने पूरी ताकत से मुक्का मारा हो, पर वो रुई पर लगा। 4 साल और युआन युआन के साथ मेरी कहानी दोनों खत्म हो गए। मुझे लगा सब खत्म हुआ। नौकरी के पहले दिन एचआर ने ऑफिस दिखाया। बड़ी खिड़कियां, गगनचुंबी इमारतें और भागते हुए लोग। हवा में कॉफी और पैसों की महक थी। ये महक 4 साल पहले के उस केटीवी क्लब जैसी थी, पर फिर भी बहुत अलग थी। वहाँ पैसा खेल था, यहाँ लक्ष्य। मैंने खुद को जल्दी ढाल लिया और कॉलेज वाला अनुशासन जारी रखा। लोग 9 बजे आते, मैं 8 बजे। लोग 6 बजे जाते, मैं देर रात तक रुकता। सहकर्मी मुझे काम का पागल कहते थे, पहले मजाक में, फिर सम्मान से। मुझे फर्क नहीं पड़ता था। वे बोनस और प्रमोशन के पीछे थे, मैं सिर्फ एक नंबर के पीछे। 90,000। नया बैंक कार्ड बनवाया और सैलरी आते ही खर्च काटकर सब उसमें डाल देता। कॉलेज जैसी पाबंदी तो नहीं थी, पर मैं सादगी से ही रहता था। मैं फालतू खर्च या पार्टियों में नहीं जाता था। बस जिम जाना शौक था। जिंदगी सीधी रेखा जैसी थी। 1 साल में मैं मुख्य सदस्य बना। 2 साल में बड़े प्रोजेक्ट का इंचार्ज और लाखों का बोनस मिला। 3 साल बाद मैं मैनेजर बन गया। मेरे खाते में अब 90,000 से कहीं ज्यादा पैसे थे। ब्याज जोड़कर मैंने 1,20,000 तैयार कर लिए थे, पर लेने वाली गायब थी। ग्रेजुएशन के बाद युआन युआन कहीं खो गई।
मैंने सोशल मीडिया छान मारा पर उसका कोई अकाउंट नहीं मिला। जियांग जे को भी कुछ नहीं पता था, वो अमेरिका गई है, अब वो हमारी दुनिया में नहीं। जियांग जे ने फोन पर कहा शायद वो अपने शहर लौटकर सरकारी नौकरी और शादी की तैयारी में है। हम कभी कभार ही बात करते। सुयुआन युआन का नाम अब कोई नहीं लेता था। मैंने वे पैसे कार्ड में वैसे ही पड़े रहने दिए। वे पैसे मेरी लाचारी की याद दिलाते थे और एक अधूरा मिशन भी। चौथे साल मैंने एक छोटा अपार्टमेंट और कार खरीदी। कोई लग्जरी कार नहीं थी पर इस बड़े शहर में घूमने के लिए काफी थी। मैं खिड़की से शहर की रोशनी देख रहा था। मेरे पास करियर, घर और कार थी। दुनिया की नजरों में मैं सफल था पर सुयुआन युआन की वजह से दिल में जो खालीपन था वो भरा नहीं था। मैं सोचता वो अमेरिका में कैसी होगी, क्या उसने नए दोस्त बनाए, क्या वो अब भी किसी गरीब की किस्मत बदल देती होगी। मुझे नहीं पता, बस इतना पता था कि अगर वो नहीं मिली तो ये कर्ज जिंदगी भर पीछा करेगा। एक रात कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में अचानक हलचल हुई। मॉनिटर ने अगले हफ्ते रियूनियन का मैसेज भेजा जो एक 5 स्टार होटल में था। ग्रुप में सब उत्साहित थे कि 4 साल बाद मिलना होगा। मैं उन मैसेज को देख रहा था पर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। पुराने दोस्तों से अब कोई मेल नहीं था। वहां जाना बस दिखावा होता। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। तभी जियांग जे का मैसेज आया, जुआन आ रहे हो। मैंने मना किया। वो बोला अरे आ जाओ, 4 साल बाद सब मिलेंगे। उसने कहा ली जे भी आ रहा है जिसकी अब अपनी कंपनी है। ली जे का नाम चुभन जैसा था। केटीवी में उसी ने 90,000 की शर्त रखकर मुझे शर्मिंदा किया था। मैंने काम का बहाना बनाकर मना कर दिया। उसने कहा अब तुम मैनेजर हो, क्या अब भी इतना काम है? मैं खास तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। मैं मना नहीं कर सका। रीयूनियन के दिन होटल की पार्किंग महंगी कारों से भरी थी। मैंने अपनी कार कोने में लगाई। मुझे फिर वही पुराने गरीब छात्र जैसा महसूस हुआ पर इस बार मैंने अच्छा सूट पहना था और डिनर के पैसे देने की ताकत थी। हॉल भरा था। कई लोग बदल गए थे। मुझे देखते ही लोग उत्साह से मिले। ली जुआन तुम तो अब बड़े आदमी बन गए हो, सबने कहा। जो पहले नजरअंदाज करते थे आज वे मुस्कुरा रहे थे। मैं कोने में बैठ गया। लीजे ब्रांडेड कपड़ों में वहां था। वो ड्रिंक लेकर पास आया और बोला सुना है बड़ी कंपनी में तुम्हारा काफी नाम है। मैंने रूखेपन से कहा बस ठीक है। उसने गिलास टकराया और जानबूझकर सू का नाम लेकर रुक गया। मैंने कुछ नहीं कहा। शराब के बाद सब पुरानी बातें करने लगे। किसी ने पूछा हमारी क्लास की सुंदरी सुयुआन युआन अब कैसी है? शायद अमेरिका में बड़ी हस्ती बन गई होगी। ये सुनते ही सन्नाटा छा गया। लीजे हंसकर बोला तुम लोग सपनों में जी रहे हो। एक लड़की ने पूछा क्या तुम्हें कुछ पता है? लीजे को सबका ध्यान खींचना पसंद था। उसने कहा उसका परिवार तो कब का बर्बाद हो चुका है, दिवालिया। सब हैरान थे। लीजे बोला 2 साल पहले उसके पिता का निवेश डूब गया और उन पर करोड़ों का कर्ज चढ़ गया। करोड़ों? किसी ने पूछा। सू का क्या हुआ? उसके माता पिता तो विदेश भाग गए और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। बेचारी राजकुमारी, उसे सारा कर्ज चुकाने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। लीजे के चेहरे पर कोई हमदर्दी नहीं थी। उसने बताया कि कोर्ट ने उसकी संपत्ति नीलाम कर दी है और वो अब एक डिफॉल्टर है। कमरे में सन्नाटा पसर गया। सब दंग थे। मेरा खून जम गया और कानों में आवाजें गूंजने लगी। लीजे की आगे की बातें मुझे सुनाई नहीं दी। मुझे बस इतना पता था कि सू युआन युआन बर्बाद हो गई है। जिसने मुझे बचाया था वो आज खुद गिर गई थी। मैं झटके से खड़ा हो गया। सब मुझे देखने लगे पर मैं मुड़कर चला गया। बाहर ठंडी हवा थी पर मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं कार में बैठ गया। समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं। बस एक ही ख्याल था, उसे ढूंढना है। मैंने अपने सारे संसाधनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मैंने जासूस रखे और कानूनी रिकॉर्ड्स खंगाले। जानकारी मिलने लगी कि लीजे सच कह रहा था, बल्कि हकीकत और बुरी थी। पिता की कंपनी दिवालिया होने पर गारंटी देने के कारण सू को भी जिम्मेदार ठहराया गया था। उसकी सारी संपत्ति और बैंक खाते जब्त हो गए थे और वो कर्ज के मुकाबले बहुत कम था। उसे डिफॉल्टरों की काली सूची में डाल दिया गया जिससे वो महंगी चीजें या हवाई सफर नहीं कर सकती थी। वो शहर के सबसे निचले स्तर पर फंस गई थी। जासूस ने बताया कि 6 महीने पहले वो एक बेसमेंट में रहती थी पर किराया न देने पर निकाल दी गई। उसके बाद कोई सुराग नहीं मिला। मैं उस पुराने इलाके के गेट पर खड़ा उस अंधेरे बेसमेंट को देखता रहा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वे इस दलदल में कैसे गिरी और अकेले ये सब कैसे सहा। अगले कुछ महीनों तक मैं साये की तरह शहर में भटकता रहा। दफ्तर के बाद मैं बेघरों की जगहों, पुलों और पार्कों में उसे ढूंढता। हर कमजोर महिला को देख मेरा दिल बैठ जाता पर वो कभी नहीं मिली। मुझे डर लगा कि शायद वो शहर छोड़ गई या अब इस दुनिया में नहीं है। सर्दियों की एक रात दफ्तर के काम से थककर मैं घर लौट रहा था। रात का 1 बज रहा था। फ्लाईओवर पर एक्सीडेंट की वजह से मुझे नीचे के रास्ते से जाना पड़ा। वहां बहुत से बेघर लोग गत्तों और कंबलों में रात बिता रहे थे। मैं गाड़ी चला रहा था और हेडलाइट्स उन सोए लोगों पर पड़ रही थी। तभी मैं अचानक रुक गया। वहां एक इंसान फटे कोट में दुबका हुआ था। उसके गंदे बिस्तर के बाहर एक पैर दिख रहा था जिसमें कैनवस का जूता था। वो डिजाइन मुझे याद था जो यूनिवर्सिटी के पास मिलता था। सू युआन युआन कभी ऐसे जूते नहीं पहनती थी। फिर भी मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने गाड़ी रोकी और बर्फीली हवा के बीच उस साये की ओर बढ़ने लगा।
सन्नाटे में बस मेरी धड़कन सुनाई दे रही थी। मैं उस झोपड़ी के पास झुका और रोशनी में वो चेहरा देखा। वो गंदा और कमजोर था, बाल उलझे थे, पर वही पुरानी जिद आंखों में थी। वो सच में सु युआन युआन ही थी। मेरी सांसें थम गईं, सीने में तेज दर्द हुआ। उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और उसने आंखें खोली। वे आंखें जो कभी चमकती थीं, अब उनमें सिर्फ बेहिसाब थकान और खालीपन था। उसने मुझे देखा, पर पहचान नहीं पाई। मैंने उसकी उलझन देखी और अपना हाथ बढ़ाया, ठीक वैसे ही जैसे 4 साल पहले उसने किया था। मैंने ठंडी हवा के बीच पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसकी आंखों में हैरानी भर गई। वह मुझे और मेरे हाथ को देखती रही। अगले ही पल उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू बहने लगे और उसके गंदे गालों को भिगोने लगे। उसके आंसू बरसों की जमी बर्फ जैसे थे जो आज पिघल रहे थे। कोई चीख नहीं थी, बस वे खामोशी से बह रहे थे। मैंने कोई जल्दी नहीं की। हम उस कड़कड़ाती ठंड में एक दूसरे के सामने वैसे ही रहे। दुनिया शांत हो गई थी, बस दूर की गाड़ियों की आवाज थी। काफी देर बाद मैंने अपना महंगा कोट उतारकर उसके कमजोर शरीर पर डाल दिया। उस कोट में मेरे शरीर की गर्माहट और खुशबू बसी थी। ये गर्माहट उसकी बदबू के बिल्कुल विपरीत थी। वो कांप उठी और उसके आंसू और तेज हो गए। उसने कोट हटाने की कोशिश की, पर वो इतनी कमजोर थी कि हाथ नीचे गिर गया। मैंने उसे मना करने का मौका नहीं दिया। मैंने उसका ठंडा हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। वो पंख जैसी हल्की थी। मैंने उसे सहारा दिया। वो लड़खड़ा रही थी। पुल के नीचे से कार तक की कुछ मीटर की दूरी तय करने में हमें बहुत समय लग गया। मैंने उसे कार की बगल वाली सीट पर बिठाया। वो उस बड़ी सीट पर बहुत छोटी लग रही थी। मेरा कोट उस पर ऐसा था जैसे बच्चे ने बड़ों के कपड़े पहने हों। मैंने हीटर चालू किया तो वो ठंड और तनाव से कांपने लगी। यह अत्यधिक ठंड के बाद गर्मी का असर था। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, बस शांति से कार चलाने लगा। वो खामोशी से खिड़की के बाहर की रोशनी देखती रही, पर उसकी आंखों में कोई हलचल नहीं थी। वह एक बेजान कठपुतली जैसी लग रही थी। कार मेरे गैरेज में पहुंची। मैंने इंजन बंद किया और उसके लिए दरवाजा खोला। हम पहुंच गए। मैंने कहा। वो हिली नहीं, बस बाहर देखती रही। मैंने इंतजार किया, फिर उसने मेरी ओर देखा। मैंने फिर हाथ बढ़ाया। इस बार वो हिचकिचाई, फिर अपना गंदा और जख्मी हाथ मेरी हथेली पर रख दिया। मैंने उसे कसकर पकड़ा और लिफ्ट की ओर ले गया। लिफ्ट के कांच में हम दोनों दिख रहे थे। एक तरफ सूट में मैं, दूसरी तरफ फटे कपड़ों में वो। ये सब बहुत अजीब पर सच था। मैंने फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोला और घर की रोशनी बाहर फैल गई। मेरा अपार्टमेंट साफ सुथरा था। सु युआन युआन दरवाजे पर ही रुक गई। उसने अपने गंदे जूतों और फिर चमकदार फर्श को देखा और पैर पीछे खींच लिए। अंदर आओ, मैंने कहा और उसके लिए नई चप्पलें निकाली। वो हिचकिचाते हुए अंदर आई। मैंने बाथरूम की ओर इशारा कर कहा, नहा लो, गर्म पानी और साफ कपड़े वहाँ हैं। मेरे पास महिलाओं के कपड़े नहीं थे, तो मैंने अपना नया ट्रैक सूट दिया। वो चुपचाप बाथरूम चली गई। मैं किचन में गया। फ्रिज भरा था, पर मुझे समझ नहीं आया क्या बनाऊं। उसका पेट भारी खाना शायद बर्दाश्त न कर पाए। आखिर में मैंने थोड़े चावल धोए और धीमी आंच पर हल्की खिचड़ी पकने रख दी। बाथरूम में पानी की आवाज देर तक आती रही। मुझे डर लगा कि कहीं उसे कुछ हो न गया हो। जब मैं दरवाजा खटखटाने वाला था, आवाज बंद हो गई। फिर वो बाहर आई। गीले बाल कंधों पर थे और उसने मेरा बड़ा सा ट्रैक सूट पहना था, जिसकी पैंट टखनों पर इकट्ठा थी। नहाने के बाद वो बहुत गोरी पर बीमार दिख रही थी। वो इतनी दुबली थी कि गाल की हड्डियां उभरी हुई और आंखें धंसी थीं। उसके चेहरे पर अब सिर्फ थकान और टूटन थी। वो नजरें चुराकर घबराहट में अपने कपड़ों के कोने पकड़ रही थी। मैंने खिचड़ी कटोरे में निकालकर उसके सामने रखी। कुछ खा लो, मैंने शांति से कहा। उसने गर्म खिचड़ी देखी, फिर मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और 2 बूंदें सीधे कटोरे में गिरकर लहरें बनाने लगी। उसने कांपते हाथों से कटोरा उठाया। चम्मच बर्तन से टकरा रहा था। वह सिर झुकाकर आंसुओं वाली खिचड़ी खाने लगी। पहले वो धीरे खा रही थी, फिर जैसे भूख जाग गई और उसने जल्दी जल्दी पूरा कटोरा खाली कर दिया। मैंने बिना कुछ कहे उसे आधा कटोरा और दिया। उसने चुपचाप खा लिया। अब उसके चेहरे की डरावनी सफेदी कम हुई थी। मैंने बर्तन समेटे और पास वाले कमरे की ओर इशारा किया। तुम वहां सो जाओ, अब आराम करो। मेहमानों के कमरे का दरवाजा खुला था। वो वहां खड़े होकर मुलायम बिस्तर को चाहत भरी नजरों से देख रही थी, जैसे वो कोई सपना हो जिसे पाने की वो हकदार नहीं। अंदर जाओ, मैंने फिर से आदेश देते हुए कहा। वो चौंक कर तेजी से अंदर गई और दरवाजा बंद कर लिया। मैं अपने कमरे में आया पर नींद नहीं आई। बगल से सिसकियों की आवाज आ रही थी। मेरा दिल बेचैन हो उठा। मैंने उसे ढूंढ लिया था और घर ले आया था। यह मेरे प्रायश्चित का पल था, पर मुझे खुशी नहीं, सिर्फ दर्द महसूस हुआ। जिस लड़की ने कभी 90,000 देकर मुझे दलदल से निकाला था, आज उसे जीने के लिए मेरी एक कटोरी खिचड़ी की जरूरत थी। किस्मत कितनी क्रूर है। अगले कुछ दिन हम खामोश रहे। मैं ऑफिस जाता और वो घर रहती। वो बहुत सोती थी, जैसे सालों की नींद पूरी कर रही हो। हमारे बीच कोई बात नहीं होती थी। मैं नाश्ता बनाकर रख जाता और लौटते समय खाना ले आता।
मैंने उसे नया फोन और आरामदायक कपड़े दिए। वह चुपचाप खाना खाती और मेरे लाए कपड़े पहन लेती, और वह इस घर में एक परछाई की तरह रहती थी, इतनी शांत कि उसके होने का एहसास भी नहीं होता था। वो खामोशी से अपना आत्मसम्मान बचाने की कोशिश कर रही थी। वो बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि इसका मतलब अपनी हार और बेबसी मानना होता। मुझे पता था उसे वक्त देना होगा। चौथे दिन बदलाव आया। घर लौटा तो सिंक के बर्तन साफ और रैक पर सलीके से रखे थे। फर्श भी चमक रहा था। वो सोफे पर बैठी खिड़की से शाम का नजारा देख रही थी। उसका शरीर कागज की तरह कमजोर लग रहा था। मेरी आहट पर वो कांप उठी। वो मुड़ी, कुछ कहना चाहा पर चुप रही और कमरे की ओर जाने लगी। रुको, मैंने कहा। वो रुक गई पर पीठ मेरी तरफ ही थी। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब मत करो, मैंने कहा। वो सुन्न हो गई, फिर मुड़कर पहली बार मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता, अपमान और संघर्ष जैसी कई भावनाएं थीं। फिर वो बोली। घर लौटने के बाद ये उसकी पहली बात थी। उसकी आवाज रेगमाल की रगड़ जैसी भारी और सूखी थी। मैं यहाँ मुफ्त में नहीं रह सकती। उसकी धीमी आवाज मेरे दिल में कील सी चुभ गई। इस मोड़ पर भी वो स्वाभिमानी सु युआन युआन ही थी। मेरा मन भर आया। मैं स्टडी रूम गया और दराज की गहराई से एक पुरानी नोटबुक निकाली जिसका कवर घिस चुका था। मैं लिविंग रूम में आया और नोटबुक खोलकर उसे दी। उसने उलझन में सिर झुकाया, पर पहले पन्ने के 4 शब्द देखते ही उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वो शब्द थे 4 साल की योजना। नीचे मैंने साफ लिखावट में उन 90,000 का पूरा हिसाब लिखा था। फीस, खर्च और घर भेजे पैसे। मैंने खर्च वाले कॉलम की ओर इशारा कर कहा, तुमने तब 90,000 देकर मेरे 4 साल का किराया और खर्च उठाया था। मेरी आवाज शांत पर दृढ़ थी। अब मेरी बारी है। वो नोटबुक को फटी आंखों से देखती रही। वो उसके लिए भूली हुई शर्त थी, पर किसी और के लिए 4 साल का समर्पित जीवन। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उसने हाथ बढ़ाया, पर उन शब्दों को छूने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसकी आंखों का सन्नाटा टूट गया। वो डायरी एक चाबी थी जिसने उसकी भावनाओं के द्वार खोल दिए। वो अब शांत नहीं रह सकी। उसने चेहरा ढका, घुटनों के बल बैठी और उसके कंधे हिलने लगे। दबा हुआ रोना उंगलियों के बीच से फूट पड़ा। वो सिसकियां नहीं, दिल दहला देने वाली चीख थी, जैसे वो सालों का अपमान और डर बाहर निकाल रही हो। मैं उसे सहारा देने नहीं गया। मैं जानता था कि उसे सहानुभूति नहीं, बल्कि खुद को खाली करने के लिए एक रास्ता चाहिए। मैं चुपचाप पास में टिश्यू बॉक्स रखकर खड़ा रहा। उसकी आवाज बैठने और शरीर थकने तक वो रोती रही। फिर वो शांत हुई। वो जमीन पर किसी खोए हुए बच्चे की तरह बैठी थी और अब भी हिचकियां ले रही थी। मैंने उसे गुनगुना पानी दिया। एक घूंट पीकर वो शांत हुई। मैंने कहा, उठो, जमीन ठंडी है। वो सोफे पर बैठ गई। मैंने नोटबुक मेज पर रख दी। लंबी खामोशी के बाद उसने भारी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। मैं हैरान होकर उसे देखने लगा। उसने पछतावे से कहा, उस समय के लिए माफी चाहती हूँ। मैंने उसे टोकते हुए कहा, माफी मत मांगो, बल्कि मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। उन पैसों के बिना मैं यहाँ नहीं होता। वो पैसे मेरे अंधेरे समय की रोशनी और डूबते का सहारा थे। उसने मुझे बनाया और संवारा है। उसने लाल आंखों से मुझे देखा और पूछा, आखिर क्यों? उसकी आवाज हल्की थी, जैसे खुद से पूछ रही हो, तुम मेरे साथ इतना अच्छा क्यों कर रहे हो? मैंने उसकी उलझन भरी आंखों को देखा। मैंने जवाब देने के बजाय फोन पर बैंक अकाउंट दिखाया। उसने स्क्रीन देखी और सुन्न रह गई। बैलेंस 1,20,00,000 युआन था। उसने हैरानी से पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, ये तुम्हारे पैसे हैं, 90,000 की मूल राशि और 8 साल का ब्याज। मैंने सब तैयार रखा था। सु युआन युआन उन अंकों को देखती रही। ये रकम उसके परिवार के कर्ज के सामने कम थी, पर इसका महत्व मूल्य से कहीं बढ़कर था। ये 8 साल का मेरा जुनून था, अंधेरे में जलता लाइट हाउस। ये मेरा सम्मान वापस पाने की कोशिश थी और ये साबित करने का तरीका कि हमारा रिश्ता दान नहीं बल्कि बराबरी का सौदा था। वो समझ गई कि मैं उसे घर क्यों लाया। ये दया या दान नहीं, बल्कि कर्ज चुकाने की एक रस्म थी। उसने फोन लौटाया और चेहरा ढक लिया। इस बार वो रोई नहीं, बस उसका शरीर कांपता रहा। मेरे दिल का खालीपन भर गया। मैं उसके पास बैठा और उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने नरमी से कहा, सु युआन युआन, सब बीत गया है। उसने हाथ हटाकर आंसुओं से भरा चेहरा ऊपर उठाया। हल्की रोशनी में उसकी आंखों की सुन्नता गायब थी। उनमें सितारों जैसी चमक और जीवन की नई उम्मीद दिख रही थी। उसने मुझे देर तक देखा, फिर उसके होठों पर एक नाजुक मुस्कान आई, जैसे सर्दी के बाद पहली हरियाली। मैं जान गया कि सम्मान का वो सौदा अब पूरा हुआ और एक नई कहानी शुरू हो गई है। अगली सुबह जब मैं जागा तो काफी उजाला था। यहाँ आने के बाद पहली बार मेरी नींद पूरी हुई थी। बाहर सु युआन युआन खिड़की के पास खड़ी थी। सुबह की धूप उसके चारों ओर एक सुनहरा घेरा बना रही थी। उसने मेरा ट्रैक सूट पहना था और बाहर शहर को देख रही थी। आहट सुनकर वो मुड़ी। नींद ने उसमें जान फूंक दी थी। उसकी आंखों का खालीपन अब गहरे शांत पानी जैसा था। उसने धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग। उसने पहली बार खुद बात की। मैंने रसोई में दूध अंडे निकाले। वो पीछे आई और हिचकिचाते हुए कंप्यूटर मांगा। मैंने कहा, पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन है। वो सुन्न रह गई। मैंने पीछे मुड़े बिना काम जारी रखा। वो पासवर्ड मैंने यहाँ आते ही रखा था।
शायद अवचेतन में ये घर भी उसी पुराने सौदे से जुड़ा था। जब मैं नाश्ता लाया, वो कंप्यूटर पर कुछ देख रही थी। मैंने उसे टोका नहीं और हमने शांति से नाश्ता किया। माहौल अब भारी नहीं था। उसने स्क्रीन देखते हुए कहा, इन सालों में तुम काफी सफल रहे। मैंने कहा, काम व्यस्त था पर फल अच्छा मिला। उसने बताया कि उसने मेरा टॉप किया हुआ ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट देखा है। मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा, तुम्हें भी पेंसिल्वेनिया से ऑफर मिला था। ये सुनते ही वो उदास हो गई और चुपचाप दूध खत्म किया। मुझे लगा मैंने जख्म छू लिया है। वो बर्तन उठाने लगी पर मैंने मना कर दिया। मैंने उसका हाथ पकड़ा जो बहुत ठंडा और पतला था। वो चौंक गई। उसने कहा, ली शुआन, मैं यहाँ मुफ्त में नहीं रह सकती, मुझे नौकरी चाहिए। मैंने कहा, शरीर ठीक नहीं है। पर वो अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा कि वो वेटर या कैशियर का काम कर सकती है। मैं जानता था कि उसके लिए ये मुश्किल होगा, पर वो मेरी खैरात नहीं चाहती थी। मैं एक पल चुप रहा और फिर मान गया। मैंने उसके सामने 1.2 करोड़ वाला कार्ड रखा और कहा, पहले नया आईडी और कार्ड बनवाओ। पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन ही है। उसने कार्ड नहीं लिया। मैंने कहा, ये खैरात नहीं, तुम्हारे निवेश का फल है। इससे नई जिंदगी शुरू करो। ये हमारे सौदे का आखिरी हिस्सा था। सौदा शब्द ने उसे मदद लेने का सम्मानजनक रास्ता दिया। उसने कांपते हाथों से कार्ड उठा लिया। वीकेंड पर मैं उसके साथ आईडी बनवाने पुलिस स्टेशन गया। फोटो खिंचवाते समय वो घबराई हुई थी। फोटोग्राफर के टोकने पर उसने मुस्कुराने की कोशिश की जो रोने जैसी लगी। मैं आगे बढ़ा और उसके सामने बैठकर कहा, मेरी तरफ देखो। उसने मुझे खालीपन से देखा। मैंने उसे कॉलेज के स्पोर्ट्स डे की याद दिलाई जब वो सफेद टोपी पहनकर मंच पर हंस रही थी। मैंने उस दृश्य का वर्णन किया जो मुझे सालों से याद था। मेरी शांत आवाज सुनकर उसकी आंखों में नमी आ गई। मैंने कहा, क्या फिर वैसे ही मुस्कुरा सकती हो? उसने आंखें बंद कर गहरी सांस ली और कैमरे की ओर देखकर हल्की मुस्कान दी। फोटो खिंच गई। आईडी के बाद हम बैंक गए। क्लर्क ने नाम डाला तो स्क्रीन पर डिफॉल्टर का लाल निशान आ गया। क्लर्क का लहजा बदल गया और वो हमें तिरस्कार से देखने लगी। उसने कहा कि हम नया कार्ड नहीं दे सकते। सु युआन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो अपराधी की तरह खड़ी लोगों की नजरें झेल रही थीं। वो कांप रही थीं। मैंने उसे अपने पीछे छिपाया और क्लर्क से कहा, धन्यवाद, हमें पता चल गया। बाहर धूप थी पर उसे ठंड लग रही थी। वो दीवार के सहारे बैठ गई और हताशा में बोली, ली शुआन, कोई फायदा नहीं। मैं डिफॉल्टर हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। इस समाज में मेरे लिए जगह नहीं है। उसने चेहरा बाहों में छिपा लिया। उसकी उम्मीदें टूट गई थीं। मुझे दुख हुआ पर सांत्वना बेकार थी। मैंने अपने सीनियर वकील को फोन किया जो लॉ फर्म में पार्टनर हैं। मैंने जानबूझकर तेज आवाज में पूछा कि डिफॉल्टर लिस्ट से नाम कैसे हटवाते हैं। सु युआन ने कांपना बंद किया और धीरे से सिर उठाकर मुझे देखने लगी। मैंने फोन पर ध्यान दिया और पूछा, अगर मुख्य लेनदारों के साथ समझौता हो जाए और कुछ हिस्सा चुका दिया जाए तो क्या नाम हट सकता है? वकील की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। मैंने फोन रखा और उसके सामने बैठकर कहा, चीजें उतनी बुरी नहीं हैं। ये बस एक कानूनी प्रक्रिया है। मैं वकील ढूंढूंगा। हम लेनदारों से बात करेंगे और मिलकर तुम्हारा कर्ज चुकाएंगे। मैंने दृढ़ता से कहा, तुम अकेली नहीं हो। वो फिर रोने लगी, पर इस बार उम्मीद थी। वकील और कर्ज के हिसाब की प्रक्रिया शुरू हुई। मैंने अपने सभी संपर्कों का इस्तेमाल किया। मेरे सीनियर ने एक विशेषज्ञ टीम भेजी। सु युआन ने सब सच बताया। कर्ज बहुत बड़ा था, पर वकील ने कहा कि अगर सुलझाने की इच्छा हो तो रास्ता निकल आता है। बैंकों से बात शुरू हुई। ये लंबी प्रक्रिया थी, पर पहला कदम उठ चुका था। पेशेवर मदद मिलने से सु युआन का बोझ हल्का हुआ और वो कमरे से बाहर निकलने लगी। वो अब सोफे पर बैठकर ऑनलाइन कोर्स देखती थी। वो पुराने विषयों को फिर से सीख रही थी। एक रात जब मैं काम कर रहा था, वो दूध लेकर आई और पूछा कि क्या मैं व्यस्त हूँ। उसने दूध रखा। वो गई नहीं और बुक शेल्फ देखने लगी। उसने कहा, ये जगह बहुत नीरस है। उसने मेरे पीतल के ग्लोब को पुराना और उबाऊ बताया। उसका लहजा राजकुमारी जैसा दृढ़ था। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तो तुम्हारी राय में इसे कैसे सजाना चाहिए? उसने पीछे की खाली दीवार की ओर इशारा किया। उसने हवा में हाथ हिलाते हुए कहा कि यहाँ एक अमूर्त पेंटिंग होनी चाहिए जो कमरे को नरम बनाए। बात करते समय उसकी आंखों में पुराना आत्मविश्वास और चमक थी।
इस पल वो बेसहारा नहीं बल्कि कला प्रेमी सु युआन युआन थी। मैंने कहा, तुम्हें काफी समझ है। उसने गर्व से कहा कि उसने आर्ट हिस्ट्री पढ़ी है। मैंने कहा, फिर तुम ही इसे सजाओ। वो हैरान रह गई। मैंने उसे अपना आर्ट कंसल्टेंट नियुक्त किया और बजट तय करने को कहा। मैंने एक नोट पर लिखा, फीस 1 बाउल झींगा चावल, और उसे थमा दिया। वो नोट देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये उसकी पहली साफ हंसी थी। उसने शरारत से कहा, 1 बाउल कम है। मेरी पसंद की कीमत 1 सेमेस्टर के चावल के बराबर है। मैंने हंसकर सौदा पक्का किया। बाहर शहर चमक रहा था। असली सु युआन युआन वापस आ गई थी। हमारी कहानी अब कर्ज की नहीं बल्कि साथ की थी। उसने अगले ही दिन से अपना काम शुरू कर दिया। मेरे काम पर जाने के बाद वो कंप्यूटर पर डिजाइन, वेबसाइट और गैलरी देखने लगी। उसने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और मेरे अपार्टमेंट के लिए नए डिजाइन तैयार करने में जुट गई। यह क्षेत्र उसके लिए नया था पर उसने जल्दी सीखा। उसका सौंदर्य बोध जन्मजात और समृद्ध माहौल की देन था। वह सामंजस्य बनाना जानती थी। शाम को वह टैबलेट लिए किसी गंभीर कर्मचारी की तरह मुझे अपना काम दिखाती। दीवार का रंग ठंडा है, वार्म ग्रे या वॉलपेपर बेहतर होगा। सोफा सख्त है, इसे संतुलित करने के लिए घुमावदार चीजें चाहिए। हम चौकोर टेबल की जगह गोल या किसी अलग आकार की टेबल ले सकते हैं। सिर्फ एक मुख्य लाइट काफी नहीं। कोने में फ्लोर लैंप और सोफे के पास टेबल लैंप से माहौल बनेगा। वो आत्मविश्वास से बोलती रही और मैं बस उसे शांति से सुनता रहा। उसे देख मुझे कॉलेज के दिन याद आए जब वो हमारे प्रोजेक्ट्स पर सटीक सुझाव देती थी। तब मेरे मन में सिर्फ सम्मान था, पर अब वो मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने कहा, तुम सही हो, खरीदारी कब करनी है? वे चौंक गई कि मैंने सब मान लिया। उसने बजट पूछा तो मैंने कहा, तुम तय करो। उसने टैबलेट पर हिसाब लगाकर एक छोटी रकम दिखाई जो मेरे कोट से भी कम थी। मैंने कहा, ये कम है, पर वो नहीं मानी। उसने कहा, महंगे ब्रांड जरूरी नहीं, सुंदरता महंगी नहीं होती। उसने एक वीकेंड मार्केट का सुझाव दिया जहां स्वतंत्र डिजाइनरों की चीजें मिलती हैं। वह काफी उत्साहित और खुश दिख रही थी। पहली बार मैंने उसे बचत और खरीदारी के लिए इतना उत्साहित देखा। शनिवार को मैं उसे शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री वाले मार्केट ले गया जो कलात्मक माहौल और युवाओं से भरा था। वो बहुत खुश थी और मुझे हर स्टॉल पर ले गई। उसने सीमेंट का सस्ता मोमबत्ती स्टैंड और एक हाथ से बुना वॉल हैंगिंग दिखाया। उसने कहा कि ये चीजें घर में बहुत अच्छी लगेंगी। एक पेंटिंग देख उसकी आंखें चमक उठी। उसने उसकी शैली की तारीफ की और छात्र दुकानदार से दाम पूछा। उसने मेरी ओर उम्मीद से देखा और मैंने तुरंत हाँ कर दी। उसने पेंटिंग ली और हमने पूरा बाजार घूमा। उसने कई छोटी और सुंदर चीजें खरीदी जो उसकी पसंद को दर्शाती थीं। मैं एक सहायक की तरह सामान उठाए उसके पीछे चलता रहा। खिड़की से आती धूप उस पर पड़ रही थी। वह पेंटिंग लिए दुकानदार से 10 रुपए के लिए मुस्कुराते हुए मोल भाव कर रही थी। उसे देख लगा कि मेरी 8 साल की मेहनत सफल हुई, क्योंकि वो अब भी इतनी मासूमियत से मुस्कुरा सकती है। घर लौटते समय वो सामान समेटे किसी संतुष्ट बिल्ली जैसी लग रही थी। उसने कहा, ली जुआन, शुक्रिया। किस लिए? मेरी पसंद पर भरोसा करने के लिए। मैं मुस्कुराया। घर पहुंचते ही उसने सजावट शुरू कर दी और स्टूल पर चढ़कर पेंटिंग टांगने लगी। दीवार पर लगी पेंटिंग ने कमरे का भारीपन कम कर दिया। उसने 30 रुपए का स्टैंड मेरी मेज पर रखा और कालीन फर्श पर बिछा दिया। घर का कोना कोना उसकी छाप से भरने लगा। रात को मैं कमरे में गया और उस तस्वीर को खामोशी से देखता रहा। अकेलेपन वाले इस घर में अब गर्माहट महसूस होने लगी। वकीलों की प्रगति उम्मीद से तेज रही। कठिन बातचीत के बाद वे सबसे बड़े लेनदार सरकारी बैंक के साथ कर्ज निपटारे के शुरुआती समझौते पर पहुंचने में सफल रहे। बैंक सहमत था कि यदि सु युआन युआन समय पर 20% मूल राशि चुका दे तो वे उसका नाम डिफॉल्टर सूची से हटा देंगे। इससे उसके बुनियादी अधिकार बहाल हो जाते। ये बड़ी सफलता थी, पर वो रकम किसी भी आम इंसान को तोड़ देने वाली थी। वकील ने मेज पर भारी फाइल रखी और बोले, मिस्टर ली, मिस सू, ये सबसे अच्छी शर्त है। बैंक ने रकम जुटाने के लिए 3 महीने दिए हैं, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। समझौता देख सु युआन युआन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी उम्मीद फिर डगमगाने लगी। वकील के जाने के बाद सन्नाटा छा गया। उसने कहा, मैं अपनी पेंटिंग्स और कीमती चीजें बेच दूंगी। शायद विदेश की चीजें मिल जाएं, पर वो काफी नहीं होगा। मैंने उसे टोकते हुए कहा, सब बेचकर भी वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा होगा। उसकी हिम्मत टूट गई। उसे निराश देख मैंने अपना लैपटॉप उसके सामने रखा, जिस पर स्टॉक ट्रेडिंग और मेरी संपत्ति की विस्तृत रिपोर्ट खुली थी। शेयर, फंड और स्टार्टअप्स में निवेश। सालों की मेहनत के अलावा मैंने सारा समय बाजार में लगाया। कॉलेज के दिनों की तरह मैंने अपनी कमाई के हर पैसे का बारीकी से हिसाब रखा था। मैं अब सिर्फ इंजीनियर नहीं था, मैंने काफी दौलत जमा कर ली थी। युआन युआन आंकड़ों को देख हैरान रह गई। मैंने कहा,
ये पहली किस्त के लिए काफी है। लैपटॉप बंद कर मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने कहा था हम कर्ज मिलकर चुकाएंगे। उसने भावुक होकर कहा, पर ये तुम्हारा पैसा है, मैं तुम्हारा पैसा नहीं ले सकती, मैं तुम्हें दलदल में नहीं खींचना चाहती। मैंने उसके सामने जाकर कहा, ये एक सौदा है, मैं तुम्हारी कंपनी में निवेश कर रहा हूँ, सब ठीक होने पर मुझे 51% हिस्सेदारी चाहिए, ये जायज है। वो समझ गई कि मैं उसके आत्मसम्मान को बचाने के लिए व्यापारिक तर्क दे रहा हूँ। उसने कांपती आवाज में कहा, पर मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, न कोई कंपनी है। मैंने कहा, तुम्हारे पास सब होगा। मैंने यकीन से कहा, तुम नई कंपनी शुरू करो, युआन युआन डिजाइन, तुम संस्थापक होगी और मैं पहला निवेशक। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह खामोशी से मुझे देखती रही, फिर मजबूती से सिर हिलाकर कहा, ठीक है। उस एक शब्द में बहुत वजन था। अब हम सिर्फ रूममेट नहीं, बिजनेस पार्टनर थे। वह पुरानी नाकामियों को भूलकर नए बिजनेस प्लान बनाने, बाजार समझने और पुराने कलाकार दोस्तों से संपर्क करने में जुट गई। उसका आत्मविश्वास लौट रहा था। मैं वित्तीय और कानूनी मामले सुलझा रहा था। मैंने शेयर बेचकर पैसा इकट्ठा किया ताकि साझा काम में लगा सकूं। हमारी जिंदगी में तालमेल आ गया था। एक रात मैं देर से घर लौटा। घर में रोशनी और खाने की खुशबू थी। युआन युआन एप्रन पहने रसोई से टमाटर अंडे की सब्जी ला रही थी। उसने शर्माते हुए कहा, तुम कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा रहे थे, इसलिए मैंने ये बना दिया। मेज पर 2 सब्जियां और सूप था। उसे देख मेरा दिल पिघल गया। मैंने खाना चखा, स्वाद लाजवाब था। मैंने कहा, ये बहुत स्वादिष्ट है। मेरी बात सुनकर वो सुकून से मुस्कुरा दी। उसने बताया कि विदेश में पढ़ाई के दौरान उसने ये सीखा था क्योंकि उसे घर की याद आती थी। ये पहली बार था जब उसने अपनी पुरानी जिंदगी की बात की। मैं खाना खाते हुए खामोशी से उसे सुनता रहा। उसने बताया कि कैसे वो पहली बार सुपरमार्केट गई और घर की याद में रोई। वो सब शांति से कह रही थी, जैसे किसी और की कहानी हो। मैं उसके अकेलेपन के संघर्ष की कल्पना कर सकता था। वो रात का खाना बहुत सुकून भरा था। खाने के बाद वो बर्तन धोने लगी। मैंने उसे नहीं रोका, बस दरवाजे पर खड़ा होकर उसे देखता रहा। रोशनी में उसका चेहरा सुंदर लग रहा था। मुझे लगा कि कर्ज या बिजनेस से ज्यादा ये पल जरूरी हैं। जिंदगी अब सही रास्ते पर चलने लगी थी। दिन में मैं कर्ज और प्रोजेक्ट संभालता, रात को घर पर रोशनी और गर्मा गर्म खाना मिलता। सु युआन युआन भी अपने नए काम में पूरी तरह डूब चुकी थी। उसने वेबसाइट बनाई और कला के मंचों पर अपने विचार साझा करने लगी। उसके हुनर से जल्द ही प्रशंसक जुड़ गए। हालांकि अभी कोई बड़ा ऑर्डर नहीं था, पर वो व्यस्त थी। हमारे बीच का रिश्ता बहुत सहज हो गया था। हम रूममेट्स और पार्टनर्स थे, पर कभी शादीशुदा जोड़े जैसे लगते। वीकेंड पर फ्रिज खाली होने पर हम साथ सुपरमार्केट गए। ये पहली बार था जब हम एक साधारण कपल की तरह भीड़ भाड़ वाली जगह खरीदारी करने निकले थे। युआन युआन सामानों की तुलना कर रही थी। वह कभी हिसाब लगाती तो कभी बच्चों की तरह खुश होती। मैं उसे देख रहा था। वह बहुत प्यारी लग रही थी। तभी बिलिंग लाइन में एक जानी पहचानी आवाज आई, क्या तुम ली शुआन हो? पीछे मुड़ने पर कॉलेज की क्लासमेट लिन फेई फेई दिखी। मैंने शालीनता से नमस्ते कहा। उसकी नजरें मुझे पार कर सु युआन युआन पर जाकर टिक गईं। युआन युआन को पहचानते ही उसकी हैरानी नफरत और खुशी में बदल गई। उसने जोर से कहा, सु युआन युआन, सच में तुम ही हो? तुम यहाँ कैसे? उसने बात पूरी नहीं की, पर उसकी नजरों ने सब कह दिया। साधारण टी शर्ट और जीन्स में युआन युआन उस सजी धजी महिला के सामने फीकी लग रही थी। वो सुन पड़ गई और उसका चेहरा सफेद हो गया। वो खुद को छिपाने के लिए वहां से भाग जाना चाहती थी। मैंने उसे अपने पीछे छिपा लिया और ठंडे लहजे में कहा, काफी समय बाद मिले, हमें काम है। मैंने काट ली और आगे बढ़ने लगा, पर लिन फेई फेई गपशप के लिए पीछे लग गई कि पुराने दोस्त मिले हैं तो बातें करेंगे। युआन युआन, क्या अब तुम ली शुआन के साथ रह रही हो? उसके लहजे में कड़वाहट थी, जैसे कह रही हो कि कल की राजकुमारी आज इस गरीब के सहारे है। मैंने रुककर उसे ठंडी नजरों से देखा। लिन फेई फेई, जुबान संभाल कर बात करो। युआन युआन मेरी पार्टनर और मेरा परिवार है। मैंने परिवार शब्द पर जोर दिया। वो सहम गई और कुछ नहीं बोली। मैं उसका हाथ पकड़कर लोगों के बीच से बाहर निकल गया। युआन युआन का हाथ कांप रहा था। कार में वो चुपचाप खिड़की के बाहर देखती रही। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं जानता था कि इस मुलाकात ने उसकी हिम्मत तोड़ दी है और उसे याद दिलाया है कि दुनिया उसे मजाक समझती है। काफी देर बाद उसने लाल आंखों से कहा, शुक्रिया। मैंने कहा, तुम मेरा परिवार हो, मैं किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। मेरी आवाज में अटूट विश्वास था। वो रोने लगी और पूछा, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? उसने सिसकते हुए वही पुराना सवाल पूछा। उसके रोते चेहरे को देख मेरा दिल भर आया। 8 साल से हमारे बीच एहसान और लेन देन का जो पर्दा था वो अब हटने वाला था। मैं सावधानी से इस रिश्ते को निभा रहा था, पर अब मैं बिजनेस का बहाना नहीं बनाना चाहता था।
मैंने उसके आंसू पोंछे और धीरे से उसके करीब जाने लगा। कार के केबिन में मैंने उसे चूम लिया। वह हैरान रह गई। उसके होंठ ठंडे और नम थे और कोमल। वह किस 8 साल से रुकी हुई भावना का इजहार था। मैंने उसके माथे से माथा सटाकर उसकी उलझन भरी आंखों में देखा। 8 साल पहले जब मुझे वो पैसे मिले, तभी से तुम सिर्फ कर्जदार नहीं थी, तुम वो रोशनी थी जिसे मैं 4 साल तक देखता रहा, और मेरे संघर्ष का लक्ष्य भी तुम ही थी। उस किस ने उसके मन में हलचल पैदा कर दी थी। युआन युआन मेरी खुशबू और गर्माहट महसूस कर रही थी। जब मैं पीछे हटा, वह सुन बैठी थी। उसने सोचा, इसने अभी क्या कहा कि मैं इसकी रोशनी और इसके संघर्ष का एकमात्र लक्ष्य थी। ये शब्द उसके कानों में धमाके जैसे थे, जिसने उसकी हिम्मत तोड़ दी। पर इस बार जख्म नहीं, बल्कि एक उम्मीद की किरण जागी थी। उसका गला सूख गया था और पलकों पर आंसू लटके थे। क्या तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है? उसे लगा मैं सांत्वना दे रहा हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में दया नहीं, कुछ और था। मैंने पूछा, क्या तुम भूल गई कि 8 साल पहले असल में बेचारा कौन था? वो हैरान रह गई। मैंने याद दिलाया कि कैसे मैं पुरानी जैकेट में केटीवी आया था और मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे। मैंने पूछा, क्या तब तुम्हें मुझ पर तरस आया था? उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं। उसने माना कि तब वो अमीर थी और उसे दुनिया के दुखों का पता नहीं था। वो मुझे जिज्ञासा से देखती थी, पर दया से नहीं। मैंने कहा, तुमने दया नहीं की, बल्कि अनजाने में मुझे एक मौका दिया था। उन पैसों से तुमने मेरे लिए पुल बनाया ताकि मैं दलदल से निकल सकूं। उस दिन से तुम उस छोर पर थी। मैं बिना रुके दौड़ता रहा। तुम ही मेरी मंजिल और दिशा थी। मैंने बस यही सोचा था कि जब मंजिल पर पहुंचूं तो तुम्हारे सामने बराबरी से खड़ा हो सकूं और तुम्हारा कर्ज शान से चुकाऊं। 8 साल बाद मैं यहाँ हूँ। मैंने सच्ची चमक के साथ उसके आंसू पोंछे। पर अब तुम उस पुल पर नहीं हो, तुम दलदल में गिर चुकी हो। इसलिए अब मेरी बारी है तुम्हारे लिए एक नया पुल बनाने की। सु युआन युआन के आंसू अब बैंड की तरह बह निकले। वह खेल जिसे वह भूल चुकी थी, उसने मेरे दिल पर गहरी छाप छोड़ी थी। उसकी अनजानी कोशिश ने मेरी किस्मत बदल दी थी, और अब वही धारा वापस लौटकर उसे बचाने आई थी। वो खामोश रही, बस मेरी मौजूदगी को रोशनी की तरह महसूस करती रही। घर लौटते समय मैंने उसका हाथ थाम लिया। मेरी हथेली गर्म और ताकत से भरी थी। मैं पूरे रास्ते खामोश रहा, बस उसका हाथ पकड़े रहा। घर पहुंचकर मैंने खाना बनाना शुरू किया। युआन युआन मुझे देख रही थी। वो गरीब छात्र जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था, अब एक विशाल पेड़ बन चुका था जो उसे हर तूफान से बचा सकता था। मैं नूडल्स लेकर आया। युआन युआन ने चॉपस्टिक्स उठाई पर रुकी रही। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो अब हमारे बीच आखिर क्या रिश्ता है? मैंने मुस्कुराकर उसके दिल की बर्फ पिघला दी। मैंने जवाब देने के बजाय उसके बालों की लट को धीरे से कान के पीछे कर दिया। वो हरकत बहुत प्यार भरी थी। उस पल वो सब समझ गई। अगले दिन मैं ऑफिस चला गया, पर युआन युआन जानती थी कि अब सब बदल चुका है। मेरे जाने के बाद उसने पहली बार एक खालीपन महसूस किया। वो मेरे बेडरूम में गई जहां सब सलीके से रखा था। बिस्तर पर मेरे कपड़ों में मेरी गर्माहट थी। उसने उन कपड़ों को गले से लगा लिया और मेरी महक को महसूस किया। इस एहसास से वो शर्मा गई और कमरे से बाहर भाग गई, पर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। क्या पसंद करने का एहसास ऐसा ही होता है? पूरी दोपहर वो इसी कशमकश में रही। वकील के फोन ने उसे हकीकत में लौटाया। मिस सू बैंक समझौते को मान गया है। हमें पिता की पुरानी विदेशी संपत्ति के कागजात चाहिए जो अगली बातचीत के लिए अहम है। क्या आपको याद है वे कहाँ हैं? सु युआन युआन ने याद करने की कोशिश की। मेरे पिता की एक गुप्त तिजोरी शहर के बाहर हमारे पुराने घर में थी। मैं वहीं पली बढ़ी, पर शहर शिफ्ट होने के बाद वो खाली था और बस केयर टेकर वहां जाता था। हादसे के बाद बाकी संपत्तियों की तरह उसे भी अदालत ने सील कर दिया था। वकील ने कहा, अब मैं सबूत खोजने के बहाने वहां जाने की अनुमति मांगूंगा। आपको साथ चलना होगा। फोन रखने के बाद सु युआन युआन का दिल बैठ गया। उसे फिर से अपने बचपन के उस घर जाना था जो अब खंडहर बन चुका था। वह डरी हुई थी। सु युआन युआन की बात सुनकर मैंने कहा, मैं छुट्टी लेकर साथ चलूंगा। उसने मना किया, पर मैंने जोर दिया। 2 दिन बाद हम वकील के साथ उस गेट पर थे। सील खुल चुकी थी और अदालत के कर्मचारी वहां खामोशी से निगरानी कर रहे थे। पुराने गेट और बेतरतीब उगे फूलों को देख सू की आंखें भर आईं। उसे याद आया कि वो झूला पापा ने उसके लिए बनाया था और उस मैदान में उसकी 18वीं सालगिरह की पार्टी हुई थी। यहाँ की हर चीज में उसकी यादें और पुरानी शान बसी थी। सब बदल चुका था। सू के पैर भारी हो गए। तभी मैंने उसका हाथ थाम लिया। बिना कुछ कहे मैंने उसे उस घर के अंदर ले गया जो अब पराया सा था। वहाँ धूल जमी थी और सारा फर्नीचर सफेद कपड़ों से ढका किसी साये जैसा लग रहा था। हवा में पुरानी गंध थी। सू हमें दूसरी मंजिल पर पिता के कलेक्शन रूम में ले गई। दीवारों पर जहाँ कभी कीमती पेंटिंग्स थीं, अब वहाँ सिर्फ खाली फ्रेमों के निशान बाकी थे।
सू ने दीवार पर किताबों जैसे दिखने वाले बटन पर पासवर्ड डाला। दीवार खिसकी और एक बड़ी तिजोरी दिखी। वकील और कर्मचारी ये देखकर दंग रह गए। सू ने तिजोरी खोली। वहां गहने नहीं बल्कि फाइलें और मखमली डिब्बे थे। एक में उसकी माँ का पसंदीदा नीलम का हार था और दूसरे में वो घड़ी जो उसने पिता को पहले तोहफे में दी थी। पिता के लिए कीमती यादें थीं, दौलत नहीं। सू के आंसू डिब्बे पर गिरने लगे। मैंने पीछे से उसे गले लगा लिया और बिना कुछ बोले अपना सिर उसके सिर पर टिकाकर उसे खामोश दिलासा देने लगा। उस ठंडे कमरे में सू ने पहली बार सुकून महसूस किया। उसे लगा कि वह अकेली नहीं है। उसका अतीत भले ही बिखर गया हो, पर मेरे साथ से उसका भविष्य फिर से जुड़ रहा था। तिजोरी में पिता की विदेशी कंपनी के शेयर और ट्रस्ट के कागजात मिले। इन्हें देख वकील वांग उत्साहित होकर बोले, मिस सू, ये बड़ी खोज है। अब बैंक से मोल भाव करना आसान होगा। इससे साबित हुआ कि आपके पिता ने संपत्ति नहीं छिपाई थी, बल्कि परिवार के लिए कानूनी ट्रस्ट बनाया था। ये हमारे लिए बड़ी जीत है। अंधेरे में ये उम्मीद की पहली किरण थी। निकलते समय सू ने उस सुनसान घर को देखा। उसका दुख अब कम था। शायद अतीत से आगे बढ़ने का तरीका उसे भूलना नहीं, बल्कि उससे जरूरी यादें लेकर आगे बढ़ना है। युआन युआन मेरे कंधे पर सिर रखे चुप रही। मैंने भी उसका पसंदीदा गाना कैसल इन द स्काई बजा दिया। उस धुन ने उसके मन को शांत कर दिया। उस दिन से मानो जिंदगी की रफ्तार बढ़ गई हो। वकीलों ने बैंक से नई बातचीत शुरू की और युआन युआन को भी अपने करियर का पहला बड़ा मौका मिल गया। एक हफ्ते बाद एक होटल मैनेजर का फोन आया। उसने युआन युआन के डिजाइन ऑनलाइन देखे थे और उसे वीआईपी लाउंज सजाने का न्योता दिया। फोन रखते ही युआन युआन खुशी से उछल पड़ी। ये उसका पहला क्लाइंट था। वो दौड़ कर आई और मुझे गले लगाकर बोली, हली शुआन, मुझे काम मिल गया। मैं मुस्कुराया और गर्व से कहा, मुझे पता था तुम कर लोगी। मेरी सराहना ने उसे बड़ी खुशी दी। युआन युआन ने पूरी मेहनत झोंक दी। उसने कई रातें जागकर ढेरों रिसर्च की और दर्जनों स्केच तैयार किए। मैंने दखल नहीं दिया, बस उसे गर्म दूध दिया और मन बहलाने के लिए टहलने ले गया। मैं हमेशा एक मजबूत ढाल की तरह उसके साथ खड़ा रहा। आधे महीने बाद मैनेजर ने उसका डिजाइन पसंद कर तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। पहली कमाई खाते में आते ही युआन युआन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कर्ज के सामने ये रकम छोटी थी, पर युआन युआन के लिए बड़ी जीत थी। इसने साबित किया कि वो अपने हुनर से खड़ी हो सकती है। वो दौड़कर मेरी कंपनी के नीचे आ गई। उसने फोन किया, अभी नीचे आओ। मैं हड़बड़ाहट में बाहर आया। युआन युआन ने कुछ नहीं कहा, बस सबके सामने मुझे चूम लिया। उसकी खुशी देख मैं दंग रह गया। उसने बच्चे की तरह फोन दिखाया, अली शुआन, देखो मेरी कमाई में हंस पड़ा और उसके बाल सहलाते हुए पूछा, मेरी सलाहकार, आज क्या खाओगी? मेरी तरफ से पार्टी। युआन युआन बोली, आज मैं खिलाऊंगी। घर चलो, मैं प्रॉन राइस बनाऊंगी। मैंने उसका हाथ थामा। ठीक है, घर चलते हैं। हमारा सुनहरा भविष्य अब शुरू हो चुका था।